Good morning, students. Welcome to MMA Malagasy this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. चलो, let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बहुत ही commonly used होने वाला वो बहुत ही पॉपुलर कुछ प्रीपोजिशंस के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे. देखिए मुझे लगा कि टुडे दिस पर्टिकुलर क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑन प्रीपोजिशन. So we have tried up covering all the all the important factors which we thought of discussing, जिसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हमेशा हम लोगों का लक्ष्य यही रहता है कि आफ्टर द लेसन आपके तरफ से कोई डाउट ना रह जाए और अ, इसी कोशिश में आज का ये पर्टिकुलर सेशन ऑन प्रीपोजिशन. चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेस डिस्कशन. तो these are the few commonly used most popular prepositions जो कि हम लोग एवरीडे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं. तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैंने एक जगह पे सारे प्रीपोजिशंस को, सारे पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस को एक ही जगह पे रख दिए हैं विथ विथ ग्राफिक्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखें और इसको प्रिंट आउट करके अपने सामने टांग के रख दीजिए और डेली देखते देखते आपको याद हो जाएगा, आप मेमोराइज कर पाओगे. ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए रहा. ये चार्ट आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए अच्छी तरह से और इसको सामने अपने स्टडी टेबल पर रख दीजिए इन कलर वर्जन, ताकि हमेशा आप देखते रहे और पिक्चर के साथ है तो आपको समझने भी आसानी होगा, समझने में और उसके साथ साथ याद रखने में भी आपको आसानी होगा. चलिए, with that hope, let us deep dive into prepositions into today's main topic. कुछ एक जगह पे कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई ये सारे जगह पे कैसे इस्तेमाल हो सकता है, खास करके इन, ऑन एंड इन केस ऑफ एट. इन, ऑन एंड एट, ये तीन जो प्रीपोजिशन है, ये तीन जो महाशय है, ये मल्टीपर्पस यूज होता है. ये एक तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे इस्तेमाल होता है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे भी इस्तेमाल होता है. तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक जगह पे करके आपको डिफरेंशिएट करके समझा दे, ताकि आपको आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए. इफ एनी कंफ्यूजन रहने की बात नहीं है, बट फिर भी मैं जब बचपन में पढ़ाई करता था तो आई आई यूज टू गेट कंफ्यूज कि ये तो प्लेस के जगह पे बैठा, मतलब इसका इस्तेमाल हुआ था प्लेस के जगह पे, अभी फिर से टाइम पे भी इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है. तो कुछ एक प्रीपोजिशंस है जो कि ऑल इन वन है, ऑलराउंडर है, ये सारे जगह पे इस्तेमाल होता है. खास करके ये तीनों, इन, ऑन, एट, देखिए ये जब प्लेस को दर्शाता है तो कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है जब प्लेस को दर्शाता है. तो इन कैन बी यूज टू शो जनरल लोकेशंस लाइक नेबरहुड, सिटीज, कंट्रीज एंड प्लेस विद अ विद अ बाउंड्री. फॉर एग्जांपल, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं. वी विल बी स्टेइंग इन अ होटल टुनाइट, आज रात हम लोग एक होटल में स्टे करेंगे. देखिए इनका इस्तेमाल हुआ है. तो in in case of identifying, in case of depicting the place. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन, ऑन का इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसका पढ़ाई किए थे, बट आज डिफरेंशिएट करके देख लेंगे कि ऑन किसी वस्तु के ऊपर वाला जो सरफेस है उसके साथ सटे हुए कोई दूसरा चीज रखा हुआ है तो उसको दर्शाने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है. देखिए, कैन बी यूज टू रेफर टू मोर स्पेसिफिक लोकेशंस लाइक streets, avenues, islands, surfaces and large vehicles. जैसे लता stays on the fourth floor. लता stays on the fourth floor. लता फोर्थ फ्लोर पे रहती है. नेक्स्ट, द बुक यू आर लुकिंग फॉर इज ऑन द रैक. दोनों ही जगह पे प्लेस को दर्शा रहा है, एक तो चार मंजिले के ऊपर और एक दूसरा टेबल के ऊपर, रैक के ऊपर. दोनों ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को दर्शा रहा है. ठीक है, स्थान किसी एक जगह पे, एक तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर रहता है, दूसरा है जो किताब आप ढूंढ रहे हैं
वो रैक के ऊपर रखा हुआ है, तो सरफेस को दर्शा रहा है। चलिए, ये एक टाइप का यूज हो गया। अभी नेक्स्ट एट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कैन बी यूज टू रेफर टू वेरी स्पेसिफिक लोकेशंस, जैसे यू कैन फाइंड अस एट द पार्क। आप हम लोगों को ढूंढ सकते हैं पार्क में। ठीक है, यू कैन फाइंड अस, आप हम लोगों को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं पार्क में। शी इज एट होम नाउ, वो अभी घर पे है। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन को दर्शाने के लिए एट का इस्तेमाल होता है। ये तीनों इन केस ऑफ प्लेस कैसे इसका यूसेज है, ये हम लोगों ने देख लिए हैं थ्रू प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। अभी देखेंगे कैसे ये तीनों प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इन केस ऑफ टाइम होता है। ये भी हम लोगों को पता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ टाइम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे अभी। कैन बी यूज टू डेपिक्ट जनरल टाइमिंग्स लाइक मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और पार्ट्स ऑफ डेज। ठीक है, देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, जैन वॉज बॉर्न इन 2000। इन 2000 एक साल को दर्शा रहा है, एक ईयर को दर्शा रहा है, तो इन डैन का जन्म हुआ था 2000 साल में। Next, technological development in the field of science and medicine reached its zenith in the 21st century. 21 शताब्दी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट साइंस एंड मेडिसिन के फील्ड में एकदम टॉप पे पहुंच गया, एकदम टॉप पे पहुंच गया है। तो ये इन द 21st सेंचुरी, सेंचुरी को दर्शा रहा है, 21st सेंचुरी 21 शताब्दी में। तो यहां पे इन केस ऑफ टाइम, टाइम मतलब एक तो साल हो गया, सेंचुरी हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, तो ये भी एक टाइम होता है, एक समय काल व एक कालखंड, इसको दर्शाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ऑन, ऑन एनी स्पेसिफिक डे होगा, देखते हैं। कैन बी यूज टू रेफर डेट्स, डेज, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द मंथ, हॉलीडेज विथ डे। फॉर एग्जाम्पल, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। देयर आर अ नेशनल पैरेड एवरी ईयर ऑन, देयर इज अ नेशनल पैरेड एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे। तो हर साल रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन एक नेशनल पैरेड होता है। तो ऑन रिपब्लिक डे टाइम को दर्शा रहा है, एनी स्पेसिफिक डे। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल बी एट होम ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन हम सब लोग घर पे रहेंगे। तो ऑन क्रिसमस डे, ऑन एनी स्पेसिफिक डे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एट की तरफ, कैसे ये टाइम दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है देखते हैं। कैन बी यूज टू डिनोट वेरी स्पेसिफिक टाइम, टाइम्स ऑफ द डे एंड हॉलीडेज विदाउट डे, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर। देखते हैं क्या बोल रहा है। कैन बी यूज टू डिनोट वेरी स्पेसिफिक टाइम, एकदम स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए एट का इस्तेमाल हो सकता है। और टाइम्स ऑफ द डे, एक दिवस के अंदर डिफरेंट टाइम्स और एनी स्पेसिफिक टाइम। एंड हॉलीडेज विदाउट डे, जैसे वी डिसाइडेड टू मीट एट 4 PM, हम लोग 4 बजे मिलने की डिसाइड किए हैं। आई विश्ड माई ब्रदर एट मिडनाइट, मैंने मेरे भाई को विश किए मिडनाइट में, मतलब बर्थडे रहा होगा, तो बर्थडे के दिन मिडनाइट के बाद बर्थडे ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है रात को 12 बजे के बाद से। तो भाई को विश किया, तो मुद्दा यह है एट मिडनाइट, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। ठीक है, एट 4 PM, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, तो वहां पे एट का इस्तेमाल होता है। आशा करते हैं विद दिस टू डिफरेंशिएशन टेबल आप लोगों को पता चल चुका है। कुछ भी अगर डाउट रहा होगा तो आफ्टर दिस आपका डाउट वो क्लियर हो चुका है। वीडियो को यहाँ पे पॉज दीजिए, विराम दीजिए और सारे चीज एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए along with examples, एग्जाम्पल के साथ। बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद जब आप पढ़ोगे इसको, या परीक्षा से पहले जब रिविजन दोगे इसको, तो विदाउट एग्जाम्पल यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। तो एग्जाम्पल रहना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई और विथ, बाई और विथ, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, कहां बाई यूज करना है, कहां विथ यूज करना है। चलिए इसको भी लाया है टेबल पे, देख लेते हैं बाई और विथ। मोस्ट ऑफ द
तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिकॉज ये दो जो शब्द है मोस्टली कॉमन मीनिंग शेयर करते हैं, मतलब ये दोनों का जो अर्थ है बहुत ही नजदीक का है। तो इसलिए हाउ टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन देख लेते हैं। बाय और विथ का प्रीपोजिशनल यूजेज कहां होता है। देखिए स्लाइट चेंज इन क्या बोलेंगे इसको, स्लाइट चेंज इन मीनिंग हो सकता है, सेंस हो सकता है, ये चेंज हो जाता है। एक बार पूरे स्लाइड को पढ़ लेते हैं, आशा करते हैं आपके पास और कुछ डाउट नहीं रहेगा। चलिए, द प्रीपोजिशन बाय एंड विथ हैव वेरियस मीनिंग्स। डिफरेंट एंगल से देखेंगे इसको कि डिफरेंट एंगल में इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। दे समटाइम्स अपीयर टू बी कंफ्यूजिंग फॉर सेकंड लैंग्वेज लर्नर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि ये भाषा हम लोगों के मातृभाषा नहीं है। जैसे मातृभाषा में हम लोग समझ लेते हैं, या बंगाली या हिंदी समझ लेते हैं, जो भी जिसका मातृभाषा है कहाँ किसका व्यवहार होगा। बट यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो फॉर दैट ये सेशन वुड बी सफिशिएंट। चलिए, बाई बाई का कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नियर और नेक्स्ट टू, बगल में, नजदीक में, ऐसे समझाने के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चित्र में पोस्ट ऑफिस और बस स्टॉप, ठीक है, अगल बगल में है, एक दूसरे के नजदीक है। या तो बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस के बगल में जो बस स्टैंड है, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, पोस्ट ऑफिस के पास जो बस स्टैंड है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बस स्टॉप पे जो पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के नियरर है और उसके साथ साथ एक दूसरे के पास पास है। देखते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इज द पोस्ट ऑफिस बाय द बस स्टॉप? इज द पोस्ट ऑफिस बाय द बस स्टॉप मतलब कोई पूछ रहा है कि बस स्टॉप के बगल में, बस स्टॉप के बाजू में, बस स्टॉप के पास क्या वो पोस्ट ऑफिस है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एक अर्थ, दूसरा एक एवेन्यू। अ गिवन टाइम और नॉट लेटर देन, कोई निर्दिष्ट, कोई स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने के लिए कि भाई आप कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि भाई आप 8:30 बजे तक आ जाओ, उसके बाद तो मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। 8:30 बजे तक मैक्सिमम, ठीक है, आ जाओ। या फिर परीक्षा है हॉल में, 9 बजे से परीक्षा चालू होगा, एग्जाम चालू होगा, मैक्सिमम एंट्री टाइम 8:30 बजे, मैक्सिमम एंट्री टाइम 8:30 बजे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसीलिए बोल रहा है एट अ गिवन टाइम और नॉट लेटर देन, उसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, पर्टिकुलर वो टाइम तक हो सकता है। बाय 8:30 यू शुड रीच देयर, यू शुड रीच द एग्जाम हॉल बाय 8:30। देखिए, सी दैट यू रीच द एग्जाम हॉल बाय 8:30 AM। अब देख लीजिए 8:30 बजे तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलिए, डिनोट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। डिनोट्स द डूअर ऑफ द एक्शन मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। अभी पैसिव वॉइस करते समय हम लोग बाय का इस्तेमाल किए हैं या फिर करते आए हैं। ये क्या बोल रहा है, सेंटेंस में जो कर्ता होता है, जो डूअर होता है, सब्जेक्ट जो मेन मुख्य काम करता है, उसके एक्शन को दर्शाने के लिए किसके द्वारा काम हो रहा है, राजन के द्वारा। ठीक है, तो वहां पे बाय का इस्तेमाल होता है। जैसे द पोएम वॉज रिटन बाय माई ब्रदर, वो कविता लिखा गया था मेरे भाई के द्वारा। बाय माई ब्रदर, बाय माई फादर, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसी व्यक्ति के काम को दर्शाने के लिए, उसके द्वारा जो काम होता है उसको दर्शाने के लिए उसके आगे बाय का यूज किया जाता है। अच्छा, इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल और देना चाहेंगे जो नंबर 1 था। जैसे सर ने आपको पूछा, आप एक कोचिंग में या फिर एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, आप और आपके नजदीक आपका एक फैमिली फ्रेंड रहता है जिसका नाम है रवि। तो सर को यह जानकारी है, तो इसलिए वो 2 दिन से बुखार के कारण पढ़ने के लिए नहीं गया है रवि। तो सर आपको पूछ रहा है कि भाई
रवि क्यों नहीं आ रहा है, उसका घर किधर है? आपके सर ने पूछा रवि क्यों नहीं आ रहा है, आपने बोला सर उसका बुखार है। अच्छा, उसका घर किधर है? आपने आंसर किए सर बाय माई हाउस, या फिर नेक्स्ट टू माई हाउस, या फिर नियर माई हाउस। तो यहां पे नियर और नेक्स्ट टू पास में है, या फिर नेक्स्ट टू मतलब एकदम बगल में, मेरे बात का ही किसी वस्तु को मैं दर्शा रहा हूं। नेक्स्ट टू मेरा जो है उसके जस्ट नेक्स्ट उसका है। तो आपने सर को आंसर किया सर रविज हाउस इज बाय माय हाउस, रवि का जो घर है वो मेरे घर के बगल में है, मतलब नेक्स्ट टू माय हाउस या फिर नियर माय हाउस। समझ में आ रहा है? तो बाय का इस्तेमाल मुख्य तौर पे तीन जगह पे होता है। या तो फिर नजदीक का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, नियर और नेक्स्ट टू बगल में, बाय द रिवर रिवर के साइड में, बाय माय हाउस मेरे घर के बाजू में। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके बाद नॉट लेटर दैन, जिसके बाद का कोई समय अलाउड नहीं होगा। जैसे बाय 8:30 यू शुड रीच द एग्जाम हॉल बाय 8:30, यू शुड रीच द बस स्टॉप बाय 8:30, यू शुड रीच द एयरपोर्ट बाय 2 PM। समझ में आ रहा है? 2 बजे इज द मैक्सिमम कट ऑफ टाइम, उसके बाद यू विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द एयरपोर्ट। तो उस संदर्भ में बाय का इस्तेमाल होता है। एक समय दिया गया है, कट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, उसके बाद यू वोंट बी अलाउड इनसाइड। तो उस संदर्भ में बाय का इस्तेमाल होता है समय के पहले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पे कर्ता का जो काम है, जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, द्वारा, बाय द, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, ये कविता किसने लिखा है? बाय माय ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा लिखा गया है। बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो बाय द्वारा किसी भी काम, जो डूअर ऑफ द सेंटेंस, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, उसका उसके पहले उसके द्वारा जो काम हुआ है उसको दर्शाने के लिए बाय का इस्तेमाल होता है। ये तीनों मेन जगह है जहां पे मेनली हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अभी विथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। विथ कंपनी को दर्शाने के लिए, जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गुल्लू वेंट टू चेन्नई विथ हिज फ्रेंड्स। गुल्लू ने अपने दोस्त लोगों के साथ चेन्नई गया हुआ था। चेन्नई गया हुआ था मतलब क्या दर्शा रहा है? 2-3 दोस्त मिलके चेन्नई गया हुआ है। छोड़िए चेन्नई दूर की बात, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ही वेंट टू स्कूल विथ हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ स्कूल गए थे। मतलब क्या दर्शा रहा है? कंपनी दर्शा रहा है। किसके साथ गया है? पिताजी के साथ गया है। किसके साथ गया है? अपने दोस्त लोगों के साथ गया है। समझ में आ रहा है? इन द कंपनी ऑफ, कंपनी को दर्शाने के लिए। ठीक है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एक चीज तो है, उसके साथ साथ और एक चीज हो रहा है, इन एडिशन टू। जैसे चाय के साथ बिस्किट, चाय के साथ नाश्ता। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव टी विद ब्रेकफास्ट? क्या आप ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेना पसंद करेंगे? साथ। ठीक है, इन एडिशन टू। तो दो एग्जाम्पल देखें, इन द कंपनी ऑफ, सिनेरियो नंबर 1, किसी के साथ चलना विद समवन, और इन एडिशन टू, किसी एक चीज के साथ दूसरा कोई चीज एक साथ होना, तो विद दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 और सिनेरियो नंबर 3, बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ, जैसे मैंने एग्जाम में अपने रेड पेन से लिखा था, अपने रेड पेन से लिखा था। आई रोट इन द लास्ट एग्जाम विथ माई रेड फाउंटेन पेन। मैंने लास्ट एग्जाम में अपना लाल फाउंटेन पेन से लिखा था। तो विथ होगा वहां पे, बाय नहीं होगा। आपको लग सकता है कि विथ और बाय, यहीं पे कंफ्यूजन आता है कि भाई अपने लाल पेन के द्वारा लिखा था, लाल पेन के द्वारा नहीं लिखा था, मतलब तो वही निकल के आता है। बट जहां पे किसी इंस्ट्रूमेंट, कलम को यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जा रहा है, तो जहां पे कोई काम का एग्जीक्यूशन में
कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, केक है, ये एक बर्थडे केक है या सेलिब्रेशन केक है, जो भी है, और उसको काटा जा रहा है छुरी के साथ। छुरी के द्वारा काटा जा रहा है, नाइफ के द्वारा काटा जा रहा है। तो नाइफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो किसी काम को अंजाम दिया जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तब वहां पे विथ आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई कट माई बर्थडे केक विथ अ फ्रूट नाइफ। मैं मेरा बर्थडे केक काटा था एक फ्रूट नाइफ के साथ, मतलब फ्रूट नाइफ के द्वारा। फल काटने वाला जो छुरी था उसके द्वारा बर्थडे केक काटा था। तो यहीं पे ये जो स्टेज है, बाई होगा या विथ होगा, ये स्टेज पे आके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज और यहीं पे मिस्टेक कर बैठते हैं। बाई कहां पे बैठेगा? भाई कोई इंडिविजुअल को दर्शाने के लिए, किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, तो वहां पे बाई का इस्तेमाल होगा। जहां पे कर्ता कोई काम कर रहा है, डूअर कोई एक्शन कर रहा है, बट यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तब जाके विथ आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने एग्जाम में अपने रेड फाउंटेन पेन से लिखा था, और एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे देखिए, मैं अपना बर्थडे केक मेरे नाइफ से काटा। आशा करते हैं with these two example you got to know about the difference, where to use by and where to use with। कॉन्टेक्स्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए, कौन सी कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण विषय की तरह, दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। बीच में हम लोग एक पर्टिकुलर, होपफुली लास्ट क्लास में, जहां पे प्रीपोजिशन के ऊपर एक लंबा डिस्कशन हुआ था, वहीं पे एक पोर्शन था प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसके ऊपर चर्चा हुआ था। बाद में मैं जब वो पर्टिकुलर वीडियो देख रहा था, आफ्टर पब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो, मुझे लगा कि कुछ एक जगह छूट गया है। छूट नहीं गया है, मैं ऐसे बोलूंगा कि कुछ एक जगह पे और थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, हमेशा यही हम लोगों का मोटो रहता है कि भाई हम लोगों का जो स्टूडेंट है सबको इन डिटेल समझ में आए, क्योंकि द मेन पर्पस और मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल इज नॉट टू मेक मनी but to educate the people, educate the students who are in real need। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में चर्चा होना चाहिए था। तो चलिए, वहां पे जो खामती था या खामियां था वो यहाँ पे पूरा कर दिया गया। प्रीपोजिशनल फ्रेज पे एक बार वापस जाते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको बोलेंगे? भाई प्रीपोजिशन तो पता है और फ्रेज भी पता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करता है और सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ सेंटेंस का जो कंप्लीट सेंस है वो प्रोवाइड करता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेज। और जब भी एक फ्रेज प्रीपोजिशन के साथ आएगा, प्रीपोजिशन के तरह काम करेगा, प्रीपोजिशन का जगह लेगा, तो उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। तो यहां तक चर्चा हुआ था, बट मुझे लगा कि इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा होना चाहिए। चलिए, लेट्स गेट बैक टू टुडेज टॉपिक, प्रीपोजिशनल फ्रेज। 2 स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए लाए हैं ऑन प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलिए, लेट अस स्टार्ट। गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस टू शो यू हाउ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। जैसे द बॉक्स वाज केप्ट अंडर द टेबल। द बॉक्स वाज केप्ट, बॉक्स को रखा गया था अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो देखिए, ये जो अंडर है, अंडर एक प्रीपोजिशन है और यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन, ये क्या कर रहा है? ये तो एक तो स्टार्ट हुआ है प्रीपोजिशन से, इसीलिए इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जा रहा है। बट फ्रेज है ये पूरा 3 लेटर के साथ, जो 3 अक्षर के 3 वर्ड के साथ जो शब्दबंध या फ्रेज बना है, ये पूरा ही प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ये बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होता है। सारे गवर्नमेंट ऑफिस में जब सीधी उंगली से काम नहीं होता है, सीधा अप्रोच से काम नहीं होता है, तो अंडर द टेबल अप्रोच अपनाया जाता है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, माय मोटो इज नॉट टू हर्ट एनीबॉडी, बट इस्तेमाल होता है।
जहां तक एज फार एज द यूजेज ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज कंसर्न, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अंडर द टेबल वर्ड को आपको समझाने के लिए वो बात बोला। बोलते हैं ना, वो अंडर द टेबल सेटलमेंट हो गया होगा, तो अंडर द टेबल इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। ड्यूरिंग द ब्रेक, देखिए ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यहां से चालू हुआ है, द ब्रेक ये पूरा हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गर्ल इन द सेकेंड रो इज द वन हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड। द गर्ल इन द सेकेंड रो इज द वन हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड। सेकेंड रो में जो गार्ड है, वो सेकेंड रो में जो गर्ल है, जो लड़की सेकेंड रो में बैठी हुई है, इज द वन हु हैज रिसेंटली ज्वाइन। वही लड़की रिसेंटली ज्वाइन की है, तो इन द सेकेंड रो गर्ल को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखिए गर्ल एक नाउन है और इन द सेकेंड रो सब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इन द सेकेंड रो ये किसको दर्शा रहा है? गर्ल को दर्शा रहा है, लड़की को आइडेंटिफाई कर रहा है, सबके बीच उसको पिन पॉइंट कर रहा है। इन द सेकेंड रो में वो जो गर्ल बैठी हुई है इज द वन हु हैज रिसेंटली ज्वाइन। तो इन द सेकेंड रो इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी स्टार्ट क्लास आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। बिफोर यू स्टार्ट क्लास, बिफोर यू स्टार्ट क्लास, तो क्लास शुरू होने से पहले, आज का क्लास शुरू करे उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ विषय में बात करना चाहता हूं। तो बिफोर वी स्टार्ट क्लास, बिफोर एक प्रीपोजिशन है, यहां से ये बिफोर वी स्टार्ट क्लास ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट द नेक्स्ट 2 days आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सल्फ्री। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, तो अकॉर्डिंग टू ये तो है ही एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट के हिसाब से आने वाले 2 दिन बहुत ही संगीन होने वाला है, बहुत ही सल्फी होने वाला है। तो देखिए एक चीज गौर कीजिए, पहला वाला जो सेंटेंस था प्रीपोजिशनल फ्रेज लास्ट में बैठा था, पहला 1-2 सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड ऑफ द सेंटेंस में एज अ फिनिशर काम कर रहा था। सेंटेंस नंबर 3 आते आते ये बीच में बैठ गया, सब्जेक्ट के बाद बैठा है और उसके बाद भी सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट पड़ा हुआ है, मतलब बीच में बैठा है, इन बिटवीन। तो मिडिल में ये अपना अस्तित्व जमा लिए है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 और 4 आते आते ये सेंटेंस के शुरू में आ गए। तो इससे क्या साबित होता है भाई? प्रीपोजिशनल फ्रेज इज सच अ फ्रेज जो कि सेंटेंस के डिफरेंट पोजीशन में बैठ सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, और शुरू में भी बैठ सकता है, बीच में मिडिल में भी बैठ सकता है, अंत में भी बैठ सकता है। ठीक है, स्टार्टर भी हो सकता है, लिंकर भी हो सकता है, बीच में बैठ के लिंक कर रहा है, और फिनिशर भी हो सकता है, इन अंत में बैठ के फिनिश कर रहा है सेंटेंस को। तो सारे जगह है इसके लिए खुला हुआ। द कैफे ऑन द 4th Street हैज रियली गुड मफिन्स। तो द कैफे ऑन द 4th Street, on the 4th Street has really good muffins। तो देखिए ऑन द 4th Street, दिस इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑन से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रीट पे जाके खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, द मैन विथ बिग मुस्टैच हैज कम टू द स्टोर टुडे मॉर्निंग। बाकी सारे अर्थ को छोड़िए, द मैन विथ द बिग मुस्टैच, विथ द बिग मुस्टैच, बड़े मूछों के साथ। आज सुबह दुकान में, स्टोर में जो आया था, एक व्यक्ति आया था जिसका बड़ा मुस्टैच था। तो विथ बिग मुस्टैच, विथ से स्टार्ट हो रहा है प्रीपोजिशन, विथ द बिग मुस्टैच। आशा करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में लास्ट क्लास से और थोड़ा ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिला। अभी इसको नोट डाउन कीजिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते जाते हम लोग और भी कुछ एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में आ तो गया, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, एक फ्रेज भी बन गया, सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस भी प्रदान किया, बट हर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का अलग अलग नाम होता है
अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज और रोल इन द सेंटेंस। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैसा काम वैसा नाम। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज देखेंगे यहाँ पे along with examples, along with their usage in sentence and accordingly उसका कैसे nomenclature होता है वो भी देखेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देखिए। एग्जाम्पल नंबर वन, he gave up without trying. He gave up without trying. Without is a preposition, trying, तो without trying prepositional phrase। और ये कर क्या रहा है, वो छोड़ दिया, चेष्टा किए बिना ही वो छोड़ दिया। मतलब कोशिश के बिना ही, बगैर कोई कोशिश किए ही वो रेस से बाहर हो गया, गिव अप, हार स्वीकार कर लिया, हार मान लिया। ठीक है, तो ये विदाउट ट्राइंग क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, ये कर क्या रहा है, ये गिव अप को बैकअप दे रहा है। ही गिव अप, उन्होंने हार स्वीकार कर लिया, हार मान लिया, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है गिव अप को। गिव अप क्या है, गिव अप इज अ वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने की क्षमता किसमें है, एडवर्ब में है। आप बोलोगे सर एडवर्ब में है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, बट काम क्या कर रहा है, एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, तो ये बन गया एडवर्बियल फ्रेज। समझ में आया, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इसके पहले भी पढ़े हैं, बट ऐसे भी ये निकल के आता है तो बंदा प्रीपोजिशनल फ्रेज, बट काम क्या कर रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज उसको बोलेंगे जिसका स्टार्टिंग विद अ प्रीपोजिशन हो जा रहा है, बट उसका एक्टिविटी के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर होगा। ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। एट द सेम टाइम क्योंकि ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज भी इसको बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉय इन द व्हाइट टी शर्ट इज माई कजिन। द बॉय, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड एट द सेम टाइम नाउन भी है। अभी इन द व्हाइट टी शर्ट, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो ये कर क्या रहा है भाई, इन द व्हाइट टी शर्ट, सफेद टी शर्ट में जो बालक है वो मेरा काजिन है। तो सफेद टी शर्ट में ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बालक को, द बॉय को। द बॉय क्या है भाई, सब्जेक्ट है। अभी आप बोलोगे सर ये तो नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कौन कर सकता है, एडजेक्टिव। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज भी, क्योंकि इसका एक्टिविटी है एडजेक्टिव के साथ। समझ में आ रहा है, आशा करते हैं मजा भी आ रहा होगा कि भाई एक सिंगल वर्ड या एक सिंगल फ्रेज कितना पर्पस, कितना रोल प्ले कर सकता है, कितना डिफरेंट पर्पस सर्व कर सकता है, और अकॉर्डिंगली उसका कितना डिफरेंट नाम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 3 क्या वेट कर रहा है हम लोगों के लिए। द लिटिल गर्ल jumped with excitement when she saw the new bicycle her father bought her. The little girl jumped with excitement. With excitement, with is the preposition, with excitement is the prepositional phrase. ये कर क्या रहा है, jumped. Jumped क्या है, ये है verb. Verb को describe कर रहा है। बालिका है, छोटी लड़की उछल कूद करने लगी या कूदना चालू कर दिया, किसमें, विथ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्योंकि उसके पापा, उसके पिताजी उसके लिए नया बाइसाइकिल खरीद के लाए हैं। तो ये देखते हुए एक्साइटमेंट में जंप करने लगा, उछल कूद करने लगा। तो ये विथ एक्साइटमेंट कर क्या रहा है, जंप, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। जंप क्या है, वर्ब। वर्ब को डिस्क्राइब करने की क्षमता किसमें है, एडवर्ब में है। तो ये हो जाएगा डेफिनेटली प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ ये एडवर्बियल फ्रेज भी है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे चीज पहले सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम हॉल में जाके आपको पता चलेगा, बट एट द सेम टाइम कंफ्यूज मत होना। किसी एक चैप्टर में, किसी एक बुक में आपको दिखेगा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अभी 2 दिन बाद दूसरा कोई किताब पढ़ रहे हो या फिर उसी किताब के दूसरे चैप्टर पढ़ रहे हो, वहां पे वो आपको मिल जाएगा एडवर्बियल फ्रेज में। तो कंफ्यूज मत होना, जैसा काम वैसा नाम, अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज एंड रोल्स इन द सेंटेंस नोमेनक्लेचर इज डन। चलिए, एट द एंड ऑफ द इवेंट, oh I'm sorry, number 4, the book in the last shelf is the one I read last week. So the book in the last shelf, in the last shelf,
ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बुक को। बुक हो गया सब्जेक्ट, मतलब या फिर नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर एडजेक्टिव होगा। तो देखिए यहां पे भी वही दिया हुआ है, एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए, एट द एंड ऑफ द इवेंट, एट द एंड ऑफ द इवेंट, तो मिसेस स्मिता थैंक्ड एवरीवन फॉर मेकिंग टाइम एंड बीइंग देयर। इवेंट के अंत में, इवेंट के अंत में मिसेस स्मिता हम सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया, क्योंकि हम लोग समय निकाल के वहां पे गए थे, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। तो अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एट द एंड ऑफ द इवेंट ये सेंटेंस के शुरू में बैठा हुआ है, इसके आगे कुछ है क्या? कुछ नहीं है। पिछले दो सेंटेंस में देखे थे सब्जेक्ट के बाद, पहला सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद बैठा, सेंटेंस नंबर 3 सब्जेक्ट के, सेंटेंस नंबर 4 सब्जेक्ट के बाद बैठा। यहां पे सेंटेंस नंबर 5 में शुरू में बैठा है, उसके आगे कुछ नहीं है, बाकी सब पीछे है। तो इसके अर्थ को निकालिए पहले। एट द एंड ऑफ द इवेंट मिसेस स्मिथा थैंक्ड। एट द एंड ऑफ द इवेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? आप बोलोगे सर शुरू में बैठा है तो क्या सब्जेक्ट को कर रहा है? नहीं बच्चा, सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे? सब्जेक्ट तो है ही नहीं। यहाँ पे तो है शुरू में बैठा है, उसके बाद जाके सब्जेक्ट बैठा हुआ है, फिर भी वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। देखिए, मिसेस स्मिता थैंक्ड एवरीवन फॉर मेकिंग टाइम एंड बीइंग देयर। मिसेस स्मिता सबको धन्यवाद ज्ञापन किया समय निकाल के वहां पे जाने के लिए, वो इवेंट में जाने के लिए। अभी समय निकाल के जाने के लिए, कहां जाने के लिए? थैंक क्यों कर रहा है? तो ये बेसिकली सेंटेंस में जो वर्ब छुपा हुआ है, ये वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को डिस्क्राइब करना है। थैंक करने की समय और कारण दोनों को दर्शा रहा है। समय को दर्शा रहा है कि भाई थैंक किया, कब किया, क्यों किया, वो तो बोल ही दिया गया है कि भाई आने के लिए, समय निकाल के, कीमती समय निकाल के आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। बट कब किया? सेंटेंस के अंत में, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ द इवेंट पढ़े थे हम लोगों ने। तो ये क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। डेफिनेटली इट विल बी एडवर्बियल फ्रेज। देखिए धीरे धीरे समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, नहीं तो गलती हो जाएगा। नेक्स्ट, द अपार्टमेंट ऑन द लेफ्ट हैज जस्ट वेकेटेड। द अपार्टमेंट ऑन द लेफ्ट हैज जस्ट वेकेटेड, जस्ट बीन वेकेटेड। लेफ्ट वाला जो अपार्टमेंट है, हम लोग के लेफ्ट वाला बाएं तरफ जो अपार्टमेंट है, वो जस्ट खाली हुआ, उसको खाली कर दिया गया है, वेकेट कर दिया गया है। द अपार्टमेंट ऑन द लेफ्ट, ये देखिए अपार्टमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। अभी एक बिल्डिंग में बहुत सारा अपार्टमेंट है, ऑन द लेफ्ट बोल के मैं ये डेफिनेट कर रहा हूं कि भाई बाएं तरफ वाला जो अपार्टमेंट है, पर्टिकुलरली वो अपार्टमेंट को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो अपार्टमेंट क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन है। तो नाउन को कौन डिस्क्राइब करेगा? एडजेक्टिव। देखिए ये डेफिनेटली एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो अभी वीडियो को यहाँ पे विराम दीजिए, पॉज दीजिए और सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कीजिए, आत्मसात कीजिए, मंथन कीजिए कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लॉजिक से समझने की प्रयास कीजिए और उसके साथ साथ उसको सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कीजिए। आशा करते हैं ये जिंदगी भर आप भूलने वाले नहीं है और ये बहुत ही काम में आने वाला है आपको। फर्दर सारे चीजों को नोट डाउन कीजिए। वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं प्रैक्टिस सेट का एक लिंक देके रखूंगा ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद उसको अटेंड कीजिए आफ्टर दिस वीडियो। ये लेसन खत्म हो जाने के बाद प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और you should not score anything less than 85%. Unless you get more than 85%, you do not go to the next lesson. क्योंकि 85% से नीचे मिला है मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही फिर नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके दोस्त रिश्तेदारों में ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर आपको लगा है कि उनका भी ये जरूरत हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त रिश्तेदारों में। चैनल पे कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को दबा दीजिए और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, देश के काम में आइए,
अपने आसपास में कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने शिक्षक का, माता पिता का सम्मान कीजिए, उसके बात सुनते चलिए और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।